आज हम लोग भारत के मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन मिट्टी में कौन कौन से फसल का उत्पादन होता है और साथ ही साथ ये मिट्टी भारत के जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनकी खास विशेषता क्या है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी निर्माण में कौन कौन सहायक तत्व है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक शब्द है मृदा। मृदा होता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं, विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में किया जाएगा। मृदा से संबंध की बात करें, जैसे ये मान लेते हैं कि धरातल हो गया। धरातल का मतलब भूमि के सबसे ऊपरी हिस्सा। तो जो हमारा भूपृष्ठ होता है, उस भूपृष्ठ के ऊपर जो परत पाई जाती है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिला होता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण इस परत में पाए जाते हैं। इस परत में पेड़ पौधे और वनस्पतियों का निर्माण होता, वनस्पतियों का विकास होता है। तो धरातल के ऊपर जो परत पाए जाते हैं जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ विकास करती है, उसी को हम लोग मृदा बोलते हैं। बात करते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार के। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी है, तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में 8 प्रकार नहीं दिया हो तो आप 6 प्रकार की मिट्टी पे टिक लगाइएगा। 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन है, तो सबसे पहले इसमें है जलोढ़ मिट्टी। दूसरे स्थान पर है लाल मिट्टी। तीसरे स्थान पर है काली मिट्टी। उसके बाद है लैटेराइट मिट्टी। अगले मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। फिर आपको मिलेगा मरुस्थलीय मिट्टी। एक मिट्टी का बिगड़ा रूप है जिसे हम लोग लवणीय या क्षारीय, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय या क्षारीय मिट्टी। एक अन्य मिट्टी होता है जिसे हम लोग पीटमय मिट्टी के नाम से जानते हैं। पीटमय मिट्टी। देखिए, ऊपर के जो 4 मिट्टी है, ये 4 मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से जो 3 मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, ये उपजा के दृष्टि से सही होते हैं। इसमें उर्वरक क्षमता होती है। जबकि बात करें अन्य मिट्टी के, तो अन्य मिट्टी की उपयोगिता कोई खास नहीं है, क्योंकि इसमें उर्वरता की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ से अक्सर सवाल भी बहुत कम मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग विशेष फोकस ऊपर के इन 4 मिट्टियों पर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 प्रकार के मिट्टी के नाम लिखा हुआ है। ये क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये बात ध्यान रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं बताया है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी प्रकार 8 है। वो 8 प्रकार की मिट्टी इंडिया में देखने को मिला है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, पीट या पीटमय मिट्टी और क्षारीय व लवणीय मिट्टी है। आप यहाँ पर यह मानचित्र देख सकते हैं। इस मानचित्र में भारत में जो भी मिट्टियाँ पाई जाती है उसके बारे में दर्शाया गया है।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मिट्टी है, और मिट्टी में देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो इस तरीक़ा से जो सिंबल बनाया गया है, जिसे लाल कलर के एक रेखा के माध्यम से दर्शाया गया यहाँ पर लाल कलर से, ये जो मिट्टी है यह है लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। यहाँ पर देखिएगा तो इन क्षेत्रों में, भारत के इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी देखने को मिलता है। भारत के बृहद क्षेत्र में आप ऊपर के हिस्से में देख सकते हैं, ये बृहद क्षेत्र में आपको जो मिट्टी दिखाई दे रहा है वह है जलोढ़ मिट्टी। भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है और इसके अलावा आप पूर्वी क्षेत्र देखिएगा, यहाँ पर पहाड़ की मात्रा है, अतः इस स्थान पर आप लोगों को पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगा। भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र, इन राजस्थान के क्षेत्र में आपको रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी जिसे हम लोग रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग एक एक मिट्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह सिर्फ 10th क्लास के बच्चे के लिए नहीं होगा, 10th के आगे जो 12th क्लास है वहाँ से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की मिट्टी से। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग विस्तार से भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी की चर्चा करेंगे, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा, इसकी मात्रा भारत में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होने के साथ साथ इसकी मात्रा भी सबसे ज़्यादा है। तो पहला मिट्टी हो गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के निर्माण के, तो जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा निर्मित होता है। जब पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ अपने तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है, तो चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में ढलान ज़्यादा होता है और तेज ढलान होने की वजह से नदियाँ अपने साथ बहुत सारे पहाड़ के क्षेत्र से मिट्टी भी अपने साथ बहाकर लाती है। लेकिन जब यही नदियाँ समतल क्षेत्र में पहुँचती है तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है, और रफ्तार कम होने की वजह से वो नदियाँ अपने साथ लाए गए मिट्टी को समतलीय क्षेत्र में बिखेर देती है, और उसी के द्वारा एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मान लेते हैं कि ये पहाड़ी कोई क्षेत्र है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ी क्षेत्र से जब कोई नदी निकलती है तो पहाड़ी क्षेत्र में ढलान होता है, और इस ढलान के वजह से इस नदी में रफ्तार बहुत तेज होती है। अतः बहाव तेज होने की वजह से ये मिट्टी अपने आसपास के जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, जो यहाँ पर बालू है, यहाँ पर मिट्टी है, उसको अपने साथ बहा कर लाती है। लेकिन जब नदियाँ समतलीय क्षेत्र में पहुँचती है तब इन नदियों की रफ्तार में कमी आ जाती है। जब रफ्तार में कमी आती है तब ये नदियाँ अपने साथ उस मिट्टी को आगे ले जाने में असमर्थ हो जाती है। अतः यही वजह है कि अब नदियाँ आसपास के क्षेत्र में अपने साथ लाए गए मिट्टी को फैला देती है, और उसके साइड से यह नदियाँ आगे निकल जाती है। तो ये जो नदियाँ अपने साथ लाए गए मिट्टी को अगल बगल में फैला देती है, इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम देते हैं। तो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बात करें इस जलोढ़ मिट्टी के, ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, यानी इसका विस्तार लगभग भारत के हर क्षेत्र में है। आप यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी या इन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी नहीं है। भारत में चूँकि नदियों का जाल बिछा हुआ है, हजारों नदियाँ भारत से बहती है, तो भारत में नदियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपको नक्शा दिया गया है, यह खास करके जिस क्षेत्र में जिस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है
उसके बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस किनारे में, जिसे हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, जिसे हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं, ये पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट में भी आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कृष्णा, दामोदर, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ जब समुद्र में मिलती है, बंगाली खाड़ी में मिलती है, तो अपने साथ बहुत सारे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर देती है। बात करते हैं हम भारत के किन किन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बहुत देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य, पंजाब के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, अब और भी राज्य के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी नदियों का विस्तार है, अतः इन क्षेत्रों में भी नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। अब इतना भी राज्य के नाम लिखिएगा, वो भी काफ़ी होगा। अब ये जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल पाए जाते हैं, आप जिस राज्य से संबंध रखते हैं उस राज्य में देखिए कि कौन कौन से फसल हो रहा है, उस राज्य के अनुसार आप जलोढ़ मिट्टी के भी फसल को लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिहार राज्य में है, तो अब देखते हैं कि बिहार में चावल की खेती यानी कि धान के पैदावार होता है, साथ साथ गेहूं भी उगाए जाते हैं, इसके अलावा गन्ना उगाए जाते हैं, फिर आप देखिएगा मक्का की भी खेती होती है, दलहन फसल यानी कि दाल, बहुत अलग अलग प्रकार के दाल की खेती होता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा बहुत सारे तिलहन फसल भी उगाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसमें बहुत सारे फसल होते हैं, खास करके आप यहाँ से लिख सकते हैं इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, बहुत प्रकार के दलहन फसल, अनेक प्रकार के तिलहन फसल, और इसके साथ साथ सब्जी वगैरह भी लिख सकते हैं, तंबाकू वगैरह भी यहाँ पर होता है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, अतः कुछ फसल को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रकार जितने भी बाकी प्रकार के फसल होते हैं वो सभी फसल जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होता है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है। अगला मिट्टी है काली मिट्टी। बात करें काली मिट्टी के, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। ये बेसाल्ट चट्टान क्या है, तो आप जब आपदा प्रबंधन पढ़िएगा, आपदा प्रबंधन विशेष करके ज्वालामुखी के बारे में, तो उसमें पढ़िए कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलती है, उसी मैग्मा के द्वारा ये बेसाल्ट चट्टान निर्मित होती है, और इसी चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह धरातल हो गया, इस धरातल पर जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, आप ज्वालामुखी क्रिया जब पढ़ेंगे तो आपको विशेष रूप से बढ़िया से समझ में आएगा। ये ज्वालामुखी क्रिया हुआ, और इस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आप देखिएगा इस तरीका से धरती के नीचे से जो मैग्मा होता है धरती के नीचे, वो मैग्मा ऊपर आ जाती है, और ऊपर आने के बाद यह एक चट्टान बनाती है जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। यही बेसाल्ट चट्टान जब टूटता है तो उसी के टूटने पर जो मिट्टी निर्मित होती है, उसी मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी बोल देते हैं। ये काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, और उस मिट्टी को हम लोग रेगुर या रेगर मिट्टी कहते हैं। ये भी प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये काली मिट्टी के स्थान को दिखाया गया है। भारत के इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। इस स्थान में बात करें तो आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, कुछ गुजरात का क्षेत्र है, कुछ मध्य प्रदेश और कुछ
कर्नाटक का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, इसके अलावा गुजरात राज्य में, कर्नाटक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आप लोग इन क्षेत्रों में भी देख सकते हैं इधर, और कुछ गुजरात के इन क्षेत्रों में भी आपको काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी के विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो इस मिट्टी में बात करें कि कौन कौन फसल का उत्पादन होता है, तो एक कपास हो गया, मूंगफली हो गया, कपास, मूंगफली, तंबाकू, इन फसल का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा गन्ना की भी खेती की जाती है। तो जब आप मिट्टी पढ़ते हैं तो मिट्टी पढ़ने के दौरान आप 3 बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। पहला कि उस मिट्टी का नामकरण कैसे हो, यानी कोई भी मिट्टी जब बना तो मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ। दूसरा याद रखेंगे कि वह मिट्टी भारत के किन किन राज्य में मिल रहा है। तीसरा, उस मिट्टी में कौन कौन से फसल का उत्पादन होता है। और चौथा में कुछ अगर विशेष फैक्ट्स होगा तो आप अन्य कुछ बातें उसमें जोड़ देंगे। इस तरीक़ा से काली मिट्टी उन्होंने समाप्त किया। काली मिट्टी के बाद जो अगला मिट्टी आता है वह है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, देखिए यहाँ पर नाम दिया है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी नाम दिया है, इसका मतलब है इस मिट्टी का रंग कैसा होगा, इस मिट्टी का रंग लाल होगा। इस मिट्टी का रंग कैसा है, लाल होगा। अब इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होगा, तो जब मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड यानी आयरन के ऑक्साइड जब मिल जाता है तो आयरन के ऑक्साइड मिलने की वजह से मिट्टी का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों हुआ, तो लाल मिट्टी का रंग लाल लोहा के ऑक्साइड मिलने की वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र दिखाया गया है यह क्षेत्र लाल मिट्टी का क्षेत्र है। बात करें भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तब देख सकते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु क्षेत्र है। तो भारत के तमिलनाडु से ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको तेलंगाना क्षेत्र भी दिखाई देगा, तेलंगाना क्षेत्र। आगे आप जाएंगे तो उड़ीसा क्षेत्र दिखाई देगा। इन सब क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार देखा गया है। लाल मिट्टी में फसल की बात करें तो आप लाल मिट्टी में यहाँ पर देख सकते हैं कि धान हो गया, आलू हो गया, मूंगफली हो गया और कुछ सब्जी वगैरह भी उगाए जाते हैं। इसके अलावा और भी फसल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लाल मिट्टी में इन्हीं फसलों की प्रधानता ज़्यादा होती है। एक अन्य मिट्टी है भारत में जिसका नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा हो और उस क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा के साथ साथ अधिक तापमान हो, तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा के साथ साथ ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है उन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। अब देखेंगे भारत के इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। अब देखेंगे इन क्षेत्रों में तो ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक में है। भूमध्य रेखा के नज़दीक होने की वजह से इन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप इधर देखें, इधर अरब सागर है,
इधर के क्षेत्र में आपको जो सागर दिखाई दे रहा है ये अरब सागर है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तब पढ़े हुइएगा ज्योग्राफी में मानसून चैप्टर में कि जब अरब सागर की शाखा से जब मानसून आती है तो वह मानसून यहाँ से टकरा करके इस पश्चिमी क्षेत्र से टकरा करके भारी मात्रा में वर्षा कराती है। यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात भारत के मेघालय क्षेत्र में होती है। मेघालय के जो मासिनराम है, इस मासिनराम क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप देख रहे हैं कि दो कंडीशन है लेटराइट मिट्टी बनने के लिए, यानी एक तो तापमान अधिक होना चाहिए, दूसरा इन क्षेत्रों में बरसात भी अधिक होनी चाहिए। तो भारत के केरल हो गया, कर्नाटका हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वर्षा होने की वजह से लेटराइट मिट्टी का विकास हो गया है। देखिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने पर और तापमान की अधिकता होने पर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं निक्षालन प्रक्रिया, निक्षालन। और इसी निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षालन प्रक्रिया आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक स्थल बना रहे हैं, यहाँ पर छोटे मोटे कंकर पत्थर है, ये कंकर पत्थर है, छोटे कंकर पत्थर है, और इस कंकर पत्थर के ऊपर छोटे छोटे पत्थर के ऊपर मृदा की एक परत है, मृदा की एक परत है। अब चूंकि क्या होगा, इन क्षेत्रों में जब ज़्यादा बरसात होगा तो ज़्यादा बरसात होने की वजह से ये जो मृदा के कण है, ये मृदा के कण नीचे चले जाएंगे, इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के बीच चल जाएंगे, और जब ये कण नीचे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो छोटे छोटे कण है वो कण ऊपर आ जाएंगे। जब यह प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब मिट्टी के कण नीचे जाएंगे और जो कंकर पत्थर का क्षेत्र है, जो कंकर पत्थर वो ऊपर आएंगे तो वह मिट्टी उपजाऊ के लायक नहीं रह पाएगी। तो लेटराइट मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जो उपजा के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ यानी कि यहाँ पर फसल का जो उत्पादन है, फसल का उत्पादन वह बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इसमें सिंचाई और कुछ उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पर थोड़े बहुत फसल का उत्पादन होता है। बाकी उर्वरता के मामले में यह कोई खास मिट्टी नहीं मानी जाती है। बाकी जो अन्य मिट्टी है वह अन्य मिट्टी कोई खास विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन उन मिट्टी के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक दो बात हम इन सभी मिट्टी पर चर्चा कर लेंगे। एक जो पर्वतीय मिट्टी है, एक अलग मिट्टी जिसे हम लोग पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, नाम है पर्वतीय मिट्टी। तो स्वाभाविक यह मिट्टी का विस्तार आपको भारत के पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के जो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र, इन क्षेत्र में आपको पर्वतीय मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर्वतीय मिट्टी होता है, ये पर्वतीय मिट्टी भी कोई खास उपजाऊ नहीं होती, यानी इसमें उर्वरता की बात करें तो यह कम उर्वर की मिट्टी होती है और कोई खास योगदान इन क्षेत्रों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो मिट्टी है वह मिट्टी है क्षारीय व लवणीय मिट्टी। क्षारीय लवणीय मिट्टी के बारे में दो बात जानने की आवश्यकता है। जैसे जो मिट्टी होती है, मिट्टी, उस मिट्टी के पीएच मान 7 होता है। केमिस्ट्री में पढ़िएगा आप लोग पीएच मान के बारे में, तो मिट्टी के जो पीएच मान है वो 7 होता है। यानी मिट्टी की वह अवस्था होता है जिसमें मिट्टी के वृद्धि विकास के लिए सबसे आवश्यक दशा यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जब मिट्टी के पीएच मान 7 से कम होगा, यानी जब मिट्टी के पीएच मान 7 से कम होगा और मिट्टी के पीएच मान जब 7 से अधिक होगा, तब
जो फसल होता है उस फसल के वृद्धि एवं विकास के लिए जो उपयुक्त दशा चाहिए वह उपयुक्त दशा उनके प्रतिकूल हो जाती है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि उन क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है फसल के उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। जब मिट्टी का पीएच मान कम होता है तो वैसे मिट्टी को हम लोग अम्लीय मिट्टी का दर्जा देते हैं, यानी 7 से कम अगर मिट्टी हो गया तो मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी, और जब मिट्टी के मान जब पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो वह मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाएगा, और इस दोनों स्थिति में मिट्टी बेकार हो जाती है, यानी वह उपजा के लायक नहीं रह पाती है। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो गई और यदि मिट्टी क्षारीय हो गई तो इसका क्या उपाय है, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं, यानी चूना के प्रयोग करने पर मिट्टी की अम्लीयता समाप्त हो जाती है और फिर मिट्टी के पास उर्वरा शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से बात करें जब मिट्टी क्षारीय हो तब क्या करें, तो जब मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है तो हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी की क्षारीयता से बचाते हैं। यहाँ पर एक मिट्टी है जिसे हम लोग पीट या पिटमय मिट्टी बोलते हैं, पीट या पिटमय मिट्टी, कोई खास मिट्टी नहीं है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पिटमय मिट्टी जो होता है उसे हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं। जब किसी मिट्टी में वनस्पति और जंतुओं के अवशेष, जब मिट्टी में वनस्पति और जंतुओं के अवशेष मिल जाता है तब वह मिट्टी पिटमय हो जाती है, उस मिट्टी को हम लोग दलदलीय मिट्टी भी कहते हैं। बात करें पिटमय मिट्टी के विस्तार के तो यह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार इन सब राज्यों में देखने को मिलता है। मिट्टी से संबंधित अभी बहुत सारे बातें हैं जिसे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ बातें जो लिखा गया है उस बातें पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मिट्टी, फिर दिया कि मिट्टी में किस चीज़ की मात्रा मिलती है और किसकी मात्रा नहीं मिलती है। आप याद रखेंगे कि भारत में जितने प्रकार की मिट्टी है, जितने भी प्रकार की मिट्टी है तो सभी मिट्टी में नाइट्रोजन एक होता है फास्फोरस और एक होता है ह्यूमस। भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टी है उन सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम मिलती है, या कहीं ना कहीं भारत में जितने प्रकार की मिट्टी है उन सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम देखने को मिलती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई भी किसी भी मिट्टी के बारे में पूछा जाए कि भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है उस काली मिट्टी में किन किन तत्व की मात्रा कम देखने को मिलती है, तब आंसर रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। काली मिट्टी नहीं, भारत में सभी प्रकार के मिट्टी में इन सब की कमी देखने को मिलती है। बात करते कि भारत में जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलता है। यहाँ पर है काली मिट्टी, और चर्चा जैसे की है काली मिट्टी के एक दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, चर्नोबल मिट्टी भी कहते हैं। और यह काली मिट्टी जैसे नाम से लिखा है काली मिट्टी तो रंग इसका काला होगा। तो इस मिट्टी में क्या होता है कि एल्युमिनियम की जब मात्रा मिलता है, एल्युमिनियम की मात्रा मिलने से इस मिट्टी का रंग काला पड़ जाता है। यहाँ पर दिया है काली मिट्टी में कौन कौन पदार्थ की मात्रा मिलती है, तो काली मिट्टी में पोटास, एल्युमिनियम और कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट काली मिट्टी में मिलता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, और लाल मिट्टी में ये जो लाल होने के पीछे वजह है वह लोहा के ऑक्साइड की वजह से होता है। यानी जब मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड मिल जाते हैं तब मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा। लाल मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है और इन सब तत्वों की मात्रा कम मिलता है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा देखने को मिलता है, और इन सभी के मात्रा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया है
कि कौन सी मिट्टी में कौन से फसल उगाए जाते हैं। सामान्यतः आपको जो 4 मिट्टी बता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे फसल के बारे में पूछा जाए तो आपसे 3 मिट्टी का ही पूछा जाएगा, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। सॉरी, लेटराइट मिट्टी से नहीं पूछा जाएगा, आपसे जलोढ़ मिट्टी पूछा जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार की फसल होता है, उसी प्रकार से लाल मिट्टी में भी सभी प्रकार की फसल होता है, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। काली मिट्टी में कपास, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू की खेती होता है, और लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी, जिसे कहवा कहते हैं, उसका खेती होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बात दिया गया है, इस सभी बात को आप सही से नोट कर लेंगे। कुछ बातें जो अलग से बताया गया है उसको वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे। यहाँ पर कुछ बात दिया गया है जिसमें है कि कम वर्षा होने पर जलोढ़ मिट्टी क्षारीयता प्रवृत्ति की हो जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी या कोई और मिट्टी में, किसी भी मिट्टी की बात करें, खासकर जलोढ़ मिट्टी का में दिया गया है, तो जो जलोढ़ मिट्टी में वर्षा की मात्रा कम होती है तो उसका रूप बदल जाता है, सॉरी उसका स्वभाव बदल जाता है, और उसकी प्रवृत्ति क्या होता है, क्षारीय होता है। और जब क्षारीय होगा तो हम लोग उसे ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो देखिए, एक तत्व होता है जिसे बोलते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जब टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट मिट्टी में मिल जाता है तब मिट्टी का रंग काली हो जाता है। फिर यहाँ पर पिटमैन मिट्टी, जैसा कि बता चुके हैं। तो मिट्टी के बारे में इतना कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में मिट्टी के बारे में और भी चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगे भी मेरा लेक्चर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।